हेलो फ्रेंड्स, रेलवे बूस्टर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के साइंस के इस कड़ी में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग पार्ट 1 यानी कि हम लोग प्रोटीन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए रेलवे का जो न्यूट्रिशन वाला पहला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग आज इस चैप्टर में इस लेक्चर में फैट एंड विटामिन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना न्यूट्रिशन का ये सेकेंड पार्ट वाला वीडियो। आज इसको ख़त्म करके हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड रेलवे में पूछे गए 2025 के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले हैं। जो भी 2025 में रेलवे के एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी में पूछे गए जितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने हैं, यानी न्यूट्रिशन से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। और आप लोग भी कोशिश कीजिए मेरे सवालों को, जो भी सवाल मैं पूछूंगा उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करने का कोशिश कीजिए। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आदत नहीं बनाएंगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैट्स को। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है आज का वो है फैट्स, यानी वसा। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वसा। ठीक है, तो फैट्स होता क्या है एक्चुअली? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फैट्स जो है काफ़ी मात्रा में एनर्जी स्टोर करता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम जो फैट होता है इसमें आपका 9.5 किलो कैलोरी जो है एनर्जी स्टोर रहता है। सॉरी, 9.3 के इक्विवेलेंट, माफ़ कीजिएगा, 9.3 किलो कैलोरी, जो कि एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी का डेटा है, ये 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आपका 1 ग्राम फैट में होता है। और हम लोग पहले जो देखे थे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना था? 4 किलो कैलोरी था। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना था? 4 किलो कैलोरी था। तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें एनर्जी 1 ग्राम में होता है। तो इसी कारण से हम लोग इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। और फैट्स का क्या काम होता है? दूसरा काम क्या होता है? फैट जो होता है एक थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करता है। कैसे होता है? देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये होता है हमारा स्किन। स्किन के नीचे ये जो है स्किन है, स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा आपको तो मैं एडिपोज, एरियोलर टिश्यू, इन सारे टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए आप इतना समझ लिए कि जो स्किन है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है। तो उस टिश्यू में जो होता है यहाँ पर स्टोर होता है क्या? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट्स। तो ये क्या करता है, जब हमारा यहाँ पर फैट हो जाएगा तो उसमें क्या करेगा, जो यहाँ पर हीट है, ये बॉडी का हीट ये बाहर जाने नहीं देगा। ये फैट जो है ये बॉडी का हीट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर का हीट को भी उतना जल्दी अंदर आने नहीं देगा। तो ये एक थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करता है। इसको क्या बोल सकते हैं? थर्मल इंसुलेशन की तरह काम करता है फैट। ठीक है, तो हम लोग फैट का पहला क्या काम देखें। फैट जो करता है एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इसमें। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। दूसरा काम फैट का क्या होता है? थर्मल इंसुलेशन का काम होता है। थर्मल इंसुलेशन का काम होता है। तीसरा काम जो फैट करता है वो हम लोग जानते हैं। जब अभी तक आप लोगों को मैंने सेल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप चूँकि फैट पढ़ रहे थे और फैट का काम सेल को बिल्ड करने में भी बहुत बड़ा ये रोल निभाता है। तो हम लोग का जो सेल होता है, आप मोटा मोटा इतना जान लीजिए, ये एक सेल है। सेल में ये न्यूक्लियस होता है और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या करता है? 2 चीज़ का बना होता है। एक होता है ग्लाइकोलिपिड का और दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है,
ये हम लोग जानते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेमी प्रीमिएबल होता है और ये दो चीज़ का बना होता है, एक ग्लाइकोलिपिड एंड एक ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ग्लाइकोलिपिड जो वाला पार्ट है ये आपका इस फैट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है इसको बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी आपका किसका हाथ है? फैट का हाथ है। ठीक है, तो हम लोग 3 काम देखें सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। तो पहला काम है एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, 9.3 किलो कैलोरी के बराबर। दूसरा होता है थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, जो स्किन होता है, स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिपोज टिश्यू में जो है आपका, ये जो एडिपोज टिश्यू है इसमें क्या होता है? स्टोर हो जाता है फैट। एडिपोज टिश्यू में, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है और जो कि थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि ग्लाइकोलिपिड, जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन में एक पार्ट होता है ग्लाइकोलिपिड का, दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ग्लाइकोलिपिड वाला पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन का वो फैट द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा फैट के बारे में। अभी और थोड़ा सा और एक पॉइंट है आपका, इसको मिटा देता हूँ। आप लोगों ने लिपिड के बारे में सुना, अभी तुरंत मैंने ग्लाइकोलिपिड बताया, फिर भी आपने पहले भी आपने सुना होगा लिपिड्स के बारे में। ये लिपिड्स एक्चुअली क्या होता है? कभी कभी आप सुने होंगे कि फैट ही होता होगा, फैट के जैसा ही, मतलब फैट के साथ ही आपने लिपिड्स के बारे में ही सुना होगा। तो लिपिड एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये जो फैट बनता है ना उसका जो फैटी एसिड, यानी जो बेसिक यूनिट है फैटी एसिड, इसको आप फैट ही बोल सकते हैं, प्लस ये जो ग्लिसरल है, ग्लिसरल, ठीक है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल जो है ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है? लिपिड का निर्माण करता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये PYQ में आपको मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि लिपिड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, लिपिड को अगर तोड़ते हैं तो वो कौन से 2 घटक में टूटता है? तो इसका घटक है, लिपिड का घटक क्या क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो लिपिड को जब हम लोग तोड़ते हैं तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल मिलता है। ठीक है, अब हम लोग मोटा मोटी फैट का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे फैट कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फैट एक्चुअली जो ऑयली चीज़ है उसको हम लोग फैट बोल सकते हैं, जैसे तेल, मक्खन, घी जो भी है। तो फैट जो होता है 2 टाइप से होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में संतृप्त वसा बोलते हैं, संतृप्त वसा, और इसको असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त, ये एक्चुअली होता क्या है? थोड़ा सिमिलरली साउंड कर रहा है, बस सैचुरेटेड एंड अन का डिफरेंस है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ना ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो आप सिंपली याद कीजिए, सैचुरेटेड सिंपल होता है। सैचुरेटेड क्या होता है? सिंपल होता है। सिंपल होता है इस कारण से क्या करता है? और रूम टेम्परेचर में जम जाता है, रूम टेम्परेचर में जम जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं नाम, कौन कौन सा चीज़ है जो रूम टेम्परेचर में जमा हुआ मिलता है, जो ऑयली होता है, जैसे घी, नारियल का तेल। ठीक है, ये दोनों क्या करता है? ये रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। मक्खन भी जम जाता है। उसके ऑपोजिट अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे नहीं जमता, लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सरसों का तेल, सरसों का तेल, फिर उसके बाद सूरजमुखी का तेल। आप नाम अपने खुद से ले सकते हैं, सूरजमुखी का तेल। फिर और भी जितने सारे हम लोग एडिबल ऑयल्स जो खाने वाले तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, फिर राइस ब्रान ऑयल भी होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है और ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो हम लोगों ने देखा फैट 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। पहला जो सैचुरेटेड उसको हिंदी में संतृप्त वसा बोलते हैं,
अनसैचुरेटेड को हिंदी में असंतृप्त वसा बोलते हैं। सैचुरेटेड फैट सिंपल होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जैसे घी, मक्खन, नारियल तेल। उसके ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है एंड वो नहीं जमता। जैसे कि सरसों का तेल कभी नहीं जमता, सूरजमुखी का तेल, आप राइस ब्रान ऑयल का भी नाम ले सकते हैं, एक फिश ऑयल होता है वो भी नहीं जमता। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपका अनसैचुरेटेड फैट का। तो फैट का खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग और एक टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारा विटामिन्स। दूसरा टॉपिक हमारा विटामिन्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा विटामिन्स को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे विटामिन्स में है, एक एक करके इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना हम लोग को चाहिए। जैसे कि है, पहला है विटामिन ए, पहला विटामिन ए। बी वाला कॉम्प्लेक्स है, बी एक विटामिन नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग डिटेल से और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर विटामिन सी को देखेंगे, विटामिन डी को देखेंगे, विटामिन ई को देखेंगे, विटामिन के को देखेंगे। बस इतना ही हो गया, और हम लोग कॉम्प्लेक्स को भी पढ़ेंगे साथ में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही है हमारा विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी को बहुत सारा इसमें विटामिन से तो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ इसको अलग से पढ़ेंगे। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब नाम आपको याद करना होगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विन, ठीक है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का नाम है फाइलोक्विन। तो इसको हम लोग जब इसका काम से जोड़ के देखेंगे तब आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए एक ए जो होता है, इसके कमी से क्या होता है, रतौंधी। देखिए थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, रतौंधी रेटिनॉल, रतौंधी रेटिनॉल, आपको इसको याद ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए जितना सारा लेमन या फिर सिट्रस फ्रूट होता है ना, वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और इसमें हमारा एक ही एसिड है तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में होगा, विटामिन सी में होगा, सी का ही नाम होगा, क्योंकि विटामिन सी कहाँ पर मिलता है, लेमन में, सिट्रस फ्रूट में मिलता है। विटामिन डी देखिए हड्डियों के लिए, ये हड्डी के लिए होता है। तो हम लोग जानते हैं हड्डी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट, ये मैं बस याद कराने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो हड्डी के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ठीक है। टोकोफेरॉल, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको बस ऐसे ही याद रखना होगा, इसके कमी के कारण से आपका एजिंग होता है, एजिंग यानी वयस्कता आ जाता है, आदमी जल्दी वयस्क हो जाता है, वयस्कता, ठीक है। एंड विटामिन के का काम है, जो हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी जब हमारा कुछ भी शरीर का अंग कट जाता है, उससे जो ब्लड निकलता है उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा कौन सा विटामिन का ज़रूरत पड़ता है, विटामिन के का ज़रूरत होता है। इसमें ब्लड डिसऑर्डर के, इसके कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, आपका खून जमेगा नहीं, खून रुकेगा नहीं, तो ब्लड डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। और ब्लीडिंग होता रहेगा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो हमारा जो रक्त का थक्का होता है, जो जमता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, विटामिन के है, ठीक है। इतना विटामिन आपको याद रखना होगा। इसका सोर्सेस को अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इसमें गाजर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, सोर्स जहाँ से हमें ये सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ये गाजर में आपको मिल जाएगा। विटामिन सी जो है मैंने बताया, लेमन, सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टा वाला चीज़ है
उसमें मिल जाएगा। आपका विटामिन डी जो है ये सनलाइट से ये मिल जाता है, ठीक है। विटामिन डी आपका सनलाइट से मिल जाता है, और एक फिश ऑयल से भी मिलता है विटामिन डी, फिश ऑयल से भी मिलता है। फिर आपका जो विटामिन ए जो टोकोफेरॉल है, वो टोकोफेरॉल कहाँ से मिलता है, जैसे नट्स, जितने सारे नट्स टाइप के चीज़ होते हैं वो सारे चीज़ों में आपको मिल जाएगा टोकोफेरॉल, जो कि एंटी एजिंग का काम करता है। और फिर फाइलोक्विन जो विटामिन के है, उसका आपको सोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ज़्यादा याद नहीं करना होगा आपको, बस इतना मोटा मोटा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये नाम है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विन। आपको इसको ज़्यादा याद करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेता है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, रेटिनॉल जो जो ए की कमी, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जो हड्डियों का जो जॉइंट्स है उसमें दिक्कत आने लगता है, हड्डियों का मजबूत नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जो आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कुछ होता है, जैसे मानसिक बीमारी कुछ हो जाती है। फाइलोक्विनिन में मैंने पहले ही बता दिया ब्लड डिसऑर्डर, इसमें आप लिख सकते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मानसिक प्रॉब्लम। और इसमें जो कैल्सीफेरॉल में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों में, हड्डियां जो होता है उसमें पोर्स हो जाते हैं, जो हड्डी होते हैं इसमें पोर्स हो जाते हैं, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड के कारण से स्कर्वी होता है। रेटिनॉल जो रतौंधी रात में नहीं दिखता है, वो वाला बीमारी आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कैसे कितने सारे विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग इसके बाद अलग से पढ़ने वाले, लेकिन ये आपका मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो विटामिन से पूछा जाता है और आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। अभी हम लोग विटामिन बी को पढ़ने वाले हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। तो हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले विटामिन बी वन जो होता है, विटामिन बी वन का नाम होता है थायमीन, थायमीन। विटामिन बी टू का नाम होता है आपका राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री का नाम होता है नियासिन। उसके बाद इधर लिख देते हैं विटामिन बी फाइव का नाम होता है, बी फाइव का नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स का नाम होता है, इधर से लिखते हैं, विटामिन बी सिक्स का आपका हो जाता है पायरोडिक्सिन, पायरोडिक्सिन। विटामिन बी नाइन का नाम, बी नाइन का नाम होता है आपका विटामिन बी नाइन विटामिन बी सेवन भी है, विटामिन बी सेवन बायोटीन होता है। विटामिन बी नाइन जो होता है वो आपका फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड। उसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व, ये आपका विटामिन बी ट्वेल्व का आपका कोबल एमाइन, कोबल अमाइन, ठीक है। तो विटामिन बी वन का नाम होता है थायमीन, विटामिन बी टू का नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी थ्री का नियासिन होता है, विटामिन बी फाइव का होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स का पायरोडिक्सिन, विटामिन बी सेवन का बायोटीन, विटामिन बी नाइन का फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व का कोबालामाइन, ठीक है। तो विटामिन बी वन थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मसल लॉस हो जाता है, मसल लॉस होता है।
विटामिन B2 जो होता है उसमें माउथ अल्सर, जो हम लोग बचपन में होता था ना माउथ अल्सर्स, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली खिलाया जाता था। तो वो जो माउथ अल्सर्स है वो किसके कारण से होता है? राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 की कमी से होता है माउथ अल्सर्स। ठीक है, तो जो मुंह में जो अल्सर्स होता है, जो छाले पड़ते हैं, वो किसके कारण से होता है? विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन की कमी से माउथ अल्सर्स होते हैं। फिर विटामिन B3 नियासिन, इसमें 3D रोग होता है। ये क्या होता है भाई? 3D रोग। इसमें देखिए 3D यानी पहला D जो होगा वो आपका हो जाएगा पहला D से हो जाएगा डर्माटाइटिस यानी स्किन संबंधित बीमारी होगी। पहला D से होगा डर्माटाइटिस। दूसरा D से होगा डायरिया। तीसरा D से होगा आपका डिमनेशिया। ये अब मैं बताऊंगा ये होता क्या है, डिमनेशिया। और चौथा D से है डेथ। देखिए पहले डर्माटाइटिस होगा जो आपका स्किन से संबंधित बीमारी होगा ना, वो खुजली वाला बीमारी, जो भी स्किन से संबंधित बीमारी होगा। उसके बाद डायरिया भी आपके साथ ही साथ होगा, यानी दस्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, दस्त होगा। ठीक है, ये हो गया चमड़ा से संबंधित बीमारी। ठीक है, चमड़ा से संबंधित बीमारी होगा। डिमनेशिया मतलब क्या होता है कि कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन, इसमें आप कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा, कन्फ्यूजन होगा। और फिर चौथा जो डी है वो आपका डेथ। तो ये काफ़ी फैटल डिजीज़ है, काफ़ी फैटल है, यानी जानलेवा है, जानलेवा बीमारी है, जिसमें आपका डर्माटाइटिस होता है, डायरिया होता है, डिमनेशिया होता है। किसके कारण से होता है? नियासिन के कारण, जो कि विटामिन B3 का नाम है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B6 जो है पायरोडेक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है? नॉर्मल एनीमिया होता है। एनीमिया यानी अरक्तता, यानी रक्त की कमी, रक्त की कमी। ठीक है, विटामिन B7 बायोटिन, आप लोग अगर अभी ऐड देखते होंगे तो बालों में बायोटिन की कमी बताया जाता होगा। ठीक है, तो बायोटिन के कारण से क्या होता है? ये बाल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बायोटिन की कमी से हेयर लॉस होता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, चमड़े का प्रॉब्लम भी होता है। फिर विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड भी आपका एनीमिया करता है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का एनीमिया होता है। ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसको बोलते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? आरबीसी जो होता है ना आपका ब्लड में, ये ब्लड का आरबीसी को ही ये ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इस कारण से आपको एनीमिया हो जाता है, क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। विटामिन B12 में भी एनीमिया होता है, मतलब कमी से एनीमिया होता है, लेकिन ये इसको हम लोग परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। ये परनीसियस एनीमिया क्या होता है? ये मेगाब्लास्टिक की तरह इसको उड़ा तो नहीं देता है, लेकिन क्या करता है? ये कमी आ जाता है, इसमें कमी, आरबीसी में कमी देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। तो आपने देखा विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है, B कॉम्प्लेक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो जितने सारे विटामिन है B कॉम्प्लेक्स में, पहला है थायमिन, जिसकी कमी से बेरीबेरी होता है, बेरीबेरी के कारण से मसल लॉस होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है, जिसके कारण से माउथ अल्सर्स होता है। विटामिन B3 नियासिन, जिसमें 3D रोग होता है, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होता है। पहला है डर्माटाइटिस, दूसरा है डायरिया, तीसरा है डिमनेशिया। विटामिन B5 जो है पायरोडक्सिन पेंटोथेनिक एसिड है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B6 पायरोडक्सिन है, जिसके कमी से क्या होता है? आपका नॉर्मल एनीमिया होता है। विटामिन B7 बायोटिन है, बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं, बालों का प्रॉब्लम होता है, स्किन का प्रॉब्लम होता है। विटामिन B9 जो है ये आपका फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड के कारण से भी आपको एनीमिया होता है, लेकिन वो एनीमिया होता है मेगाब्लास्टिक, जिसमें आपका आरबीसी फट जाता है, जिस कारण से आरबीसी काउंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए आपको एनीमिया, वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर विटामिन B12 जो है कोबालामिन होता है। कोबालामिन क्या करता है? वो आपका आरबीसी, उसकी कमी से आरबीसी में कमी आ जाती है, इसलिए इसको परनीसियस एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है विटामिन्स का भी चैप्टर क्लोज हो गया है।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स को पढ़ते ही हम लोग का ये चैप्टर सफा चार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग रेलवे के साइंस में जो ग्रुप डी का सेक्शन है उसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने सारे आपका PYQ है इस साल का करेंट 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो मिनरल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आयरन है, फिर उसके बाद आपका कैल्शियम है, फिर उसके बाद है आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे हैं। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन डिफिशिएंट एनीमिया। देखिए आयरन क्या करता है, आयरन जो है आपका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन जो होता है इस तरह से ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर जाता है। ठीक है, ये आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। तो जब आपके ब्लड में आयरन की कमी आ जाएगी तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसके कारण से भी आपको एनीमिया हो जाएगा, जिसको हम लोग आयरन डिफिशिएंट एनीमिया। हम लोगों ने पहले भी देखा विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया होता है जिसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है जिसको हम लोग पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। लेकिन आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन डिफिशिएंट एनीमिया। उसी तरह कैल्शियम हड्डी की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है, हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है कैल्शियम। और कैल्शियम किसके लिए इम्पोर्टेंट है, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जब जमता है ना तो इसमें दो चीज़ रक्त जमना, थक्का जमना, ठीक है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, एक कैल्शियम और दूसरा इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने कौन सा विटामिन बताया था, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के एंड विटामिन कैल्शियम का इस्तेमाल रक्त का थक्का जमने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फोरस क्या करता है, बोन एंड टीथ में इसका यूज होता है, बोन एंड टीथ यानी हड्डी और दांत में। पोटेशियम का क्या काम होता है, ये वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये वृद्धि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। सोडियम किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है हम लोग तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से काम करने के लिए इसका सोडियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सोडियम हाई हो जाता है, सोडियम हाई होता है तो हाइपोकैलेमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, और आयोडीन का काम क्या होता है, आयोडीन का काम होता है आपका जो हमारे यहाँ पर गले में जो एक ग्लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, गले वाला ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है इसको मतलब थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है, थायराइड का फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है कौन, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायरॉक्सिन का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो इम्पोर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब शरीर के फंक्शनिंग के लिए, फंक्शनिंग, इसको मेटाबॉलिज्म को हम लोग सिंपल भाषा में शरीर के फंक्शनिंग, शरीर का जो फंक्शनिंग है उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन इम्पोर्टेंट है। जो कौन रेगुलेट करता है इसको, थायराइड फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, आयोडीन रेगुलेट करता है। तो यहाँ तक हम लोग का मोटा मोटा सब कुछ जो है इसमें हम लोगों ने देखा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था, ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया है। अभी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला, मतलब एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
और ये आप लोग 99% बच्चे जो है मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक है जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट है। प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट है वो भी दो टाइप का होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, ठीक है। तो माइक्रो को हमको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ मैक्रो को याद करना है, बाकी जितने सारे चीज़ आएंगे वो सारे माइक्रो में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें हम क्या क्या है, सबसे पहला नाइट्रोजन, आप लोगों ने NPK पढ़ा होगा, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस। तो ये हो गया N, K से पोटेशियम हो गया, P से फास्फोरस हो गया, ठीक है। NPK तो होता ही है। उसके बाद आपका होता है सल्फर, एक होता है सल्फर, सल्फर जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। फिर एक होता है कैल्शियम जिसको Ca से डिनोट करते हैं। और एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, मैग्नीशियम। बस इतना आपको याद करना है। उसके बाद जितने सारे हैं वो सारे क्या होता है, माइक्रो में आता है। इसमें कार्बन भी आ जाता है, कार्बन C। बस इतना ही है आपका मैक्रो, और बाकी सारे जो है पेड़ों के लिए माइक्रो। तो आपको ये याद करना है, प्लांट्स में भी दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला है मैक्रो, मैक्रो को याद करना, बाकी सारे जो है बाकी सारा जो है वो है माइक्रो, ठीक है। ये कम मात्रा में चाहिए, ये ज़्यादा मात्रा में। मैक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए और माइक्रो मतलब कम मात्रा में चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग जो रेलवे का न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है बायोलॉजी का, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल, जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC ग्रुप डी, जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए रेलवे के, सारे एग्ज़ाम से उठा के क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग से विनती है, अनुरोध है कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपको आता है या फिर आपको लगता है सही आंसर है, उसको कमेंट में बिल्कुल कीजिए। आपके कमेंट से ही हम लोग को आगे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे क्लासेस लेने का। और इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू होता रहेगा। आपको सारा PDF हैंड रिटन नोट्स जो है PDF फॉर्म में मेरे गूगल ड्राइव के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें भी आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ अपना पढ़ाई पे फोकस रखिए, पढ़ते रहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक जॉब लेना है, बस काम ख़त्म। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।